हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर शिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको कोई भी वीडियो देखने के बाद कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। सारे कोर्सेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार एंड 100% फ्री हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन मैटर करता है। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये है आपकी टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट पेपर। हमने इससे पहले क्लास 11 मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टेस्ट अच्छे से दे दिया है। ठीक है, हमने चैप्टर्स तो बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं, टेस्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया है। उसके बाद अब यहां पर आ चुके हैं हम अपने सेकंड चैप्टर पे, सेकंड टेस्ट पेपर पे, और वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अब यहां पर जो भी मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर हमने बनाया है आपके लिए, यहां पर याद रखना ये जो टेस्ट पेपर होते हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं। तो आपके एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये टेस्ट पेपर हम उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इनको जरूर दें और जरूर सारे सॉल्व करें। और उसके बाद एक और काम करना होता है। आपको मालूम है कि जब भी मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर आता हूं तो उसके कमेंट सेक्शन पर आप अपने मार्क्स भी जरूर बताएं हमें कि कितने आपने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना यार कि कितना अपन प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसी अपनी प्रोग्रेस है और कैसा हम यहां पर स्कोर करने वाले हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो भाई अब ये पहला क्वेश्चन है आपका और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अपन ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आरडी के भी, एनसीईआरटी के, तो ये सारे क्वेश्चन क्या लगेंगे आपको? ये क्वेश्चन लगेंगे बच्चे क्वेश्चन। तो भाई अब जब सॉल्यूशन आ रहा है ना, अपने सारे क्वेश्चन बताना कि भाई पहला वाला, सारे क्वेश्चन के साथ साथ ये बताना कि जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपने बनाया था कि नहीं बनाया था, बना था कि नहीं बना था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में भी नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा समय बताना कि हाँ सर फर्स्ट बन गया था, सेकंड बन गया था, ये भी बन गया था, इसमें ये डाउट है, इसमें ये डाउट नहीं है। सारी चीजें बोलते हुए चलो भाई कमेंट सेक्शन पर। ठीक है, तो यहां पर बोला था सॉल्यूशन सेट इज, मतलब इस यहां पर एक इनइक्वालिटी दिख रही है जहां पर हमें ये दिख रहा है कि भाई ये फिल्ड सर्कल है, सॉलिड सर्कल है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर ये टेंड कर रही है। मतलब कि ये इनइक्वालिटी जो है कहां से कहां तक जा रही है, मतलब इनइक्वालिटी नहीं है एक्चुअली, यहां पर सॉल्यूशन सेट चाहिए आपको। ठीक है, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं है। यहां पर क्या है, रेंज ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर रेंज ऑफ वैल्यूज कहां से कहां तक होगी, किस लिमिट को ये रिप्रेजेंट करेगी? तो सबसे पहली बात तो भाई 9/2 इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि उसको इंक्लूड करने के बाद ये राइट हैंड साइड पर मूव करती जा रही है। उसके बाद आप बोलोगे 9/2 इसकी लीस्ट वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड पर अब ये कहां तक जा रही है? तो वो जा रही है इंफिनिटी तक। इंफिनिटी को आप कभी इंक्लूड करते नहीं हो, 9/2 को आप यहां पर इंक्लूड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहां पर सॉलिड सर्कल है। ओपन सर्कल होता तो 9/2 को इंक्लूड नहीं करते अपन, है ना, मतलब सर्कल होता बस उसके अंदर फील्ड नहीं होता वो तो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा? तो सबको पता है कि आंसर आएगा बी। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसको देखकर आंसर दे देना था कि भाई इसका आंसर होगा बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, क्लियर करें अपन इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ -12 लेस देन 4 - 3x बाय -5 लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां पर अपने पास है भाई इनइक्वालिटी ऐसी। अब यहां पर हमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मतलब कि x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी, कुछ ना कुछ तो आ रही होंगी। ठीक है, चलो मैं बिना देखे एक ऑप्शन बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो बिना निकाले, आप कौन सा बोल रहे हो? आप बोल रहे हो ए, और पवन भाई जो हमारे साथ यहां पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं डी। उनके लिए हम यहां पर एक ऑप्शन नया रखते हैं, डी बोल रहे हैं वो। ठीक, नन ऑफ दीज। देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो यहां पर -12 लेस देन, अब यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को मैं इसके साथ भेज कर इसको प्लस कर देता हूं। इसको मैं बोलता हूं 4 + 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, दोनों को आप प्लस बोल सकते हो ना, बात तो वही है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा टर्म ही नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आपको मालूम है कि यहां पर अगर आपको रेंज ऑफ वैल्यूज निकालनी है तो क्या करना पड़ता है? तो यहां बीच में आपको सिर्फ x बचाना है, और यहां पर सिर्फ x बचाने के लिए जिस भी कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है आपको दोनों साइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये 4 प्लस का है, इसको हम हटाते हैं तो हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4
फ्रॉम बोथ साइड, दोनों ही साइड से हम क्या करते हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -12 - 4 लेस देन 4 - 4 प्लस 3x प्लस 5, 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2 - 4। तो ये हो गया -12 - 4 यानी कि -16 लेस देन 4 - 4 0, तो ये आया 3x/5 लेस देन इक्वल टू 2 - 4 कितना हो गया, तो 2 - 4 हो गया -2। अब यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो हमको हर जगह 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 5 क्या है यहां पर, 5 यहां पर डिवीजन में, तो हर जगह 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलते हो 3/5 है ना यहां पर, तो इसके रेसिप्रोकल 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग बाय 5/3 बोथ साइड। कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 5/3। तो यहां पर -16 इंटू 5/3 लेस देन 3x/5 को आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे लेस देन इक्वल टू -2। 5 से 5, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर -2 इंटू 5/3 भी तो करोगे, हो जाएगा -16 5 80, तो -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10/3। तो x की वैल्यू आ रही है भाई कहां से कहां तक, तो -80/3 से बड़ा, बट उसमें -80/3 इंक्लूडेड होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं होगा इंक्लूडेड। क्यों नहीं होगा इंक्लूडेड, क्योंकि ग्रेटर देन है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पर बोलोगे x में भाई -80/3 इंक्लूडेड नहीं होगा, -10/3 इंक्लूडेड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल है, मतलब x की वैल्यू जो है वो उसके इक्वल हो सकती है। तो इंक्लूडेड में हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और जब इंक्लूडेड नहीं है तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। और ये सारी बातें आप जानते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन ने बहुत अच्छे से किया भाई, सारे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं यहां पर, है ना, आरडी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं बचा है। तो ये टेस्ट जो है आपको बहुत आराम से देने चाहिए, बहुत आराम से, बहुत इजीली बन जाएंगे। और इसको जो भी डाउट आ रही है भाई, आपके पास वो वीडियोस हैं, आप उसको दोबारा से देखें। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी जरूर देखो यार, वहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आरडी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब तो सॉल्व करके रखी हुई है आपके लिए। सोचो ना, अगर सब कुछ देख लोगे आप तो फिर कुछ बचेगा क्या, बहुत आराम से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आयुष, पूनम, कितने मार्क्स आए भाई आप लोगों के, बताना जरूर आप मुझे। ठीक है, चलो अब यहां पर ये आंसर आ गया है। अब आंसर यहां पर मैंने बोला था, अब मैंने बोला था यहां पर आंसर बी, बट यहां पर एक भी आंसर नहीं दिख रहा है यार। क्यों नहीं दिख रहा है बताऊं, क्योंकि -80/3 है ये वाला, 10/3 यहां पर 10/3 इंक्लूडेड है, बट अपना आंसर तो -10/3 आ रहा है, क्योंकि अपन ने दोनों साइड 4 को सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, दोनों साइड 4 को सब्ट्रैक्ट किया है। यहां पर आपका आ रहा है कितना, यहां पर आपका आ रहा है -80/3 लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड पर आ रहा है -10/3। लेकिन यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा, दोनों जगह आपको क्या दिया हुआ है, -80/3 भी इंक्लूडेड दिया हुआ है सी वाले ऑप्शन में, और बी वाले ऑप्शन में -80/3 इंक्लूडेड, 10/3 नहीं है इंक्लूडेड। बट यहां पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पर -10/3 हो। तो आपका यार गलती से यहां पर इस बार कौन जीत गए, तो हमारे पवन साहब जीत गए। मतलब आंसर कौन सा आ रहा, तो नन ऑफ दीज। अरे यार गलती हो गई, इसको ये वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए था, मैंने दे दिया और आंसर सही आ गया उसका। तो यहां पर अपन ने क्या किया, शुरुआत से एक बार देखते हैं। तो आपको बोला गया था ये इनइक्वालिटी है, -12 लेस देन 4 -3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर आपने बोला कि आपने दोनों साइड, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहां पर ये जो माइनस था इसको आपने प्लस कर लिया, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। उसके बाद यहां पर -12 है, वहां पर 2 है, तो आपने बोला कि भाई हमें बीच में सिर्फ x बचाना है, तो उसके लिए जो भी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है वो हर साइड करनी पड़ेंगी। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो भाई 4 है यहां पर, +4 का, तो प्लस का 4 हटाना है तो हर जगह -4 करना पड़ेगा। तो यहां -4 किया तो -16 आया, यहां -4 किया तो -2 आया।
ठीक है, अब आपको हर जगह 3/5 है यहां पर, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहां का 5/3 हट जाए, यहां का 3/5 हट जाए। तुमने 5/3 से मल्टीप्लाई किया, बीच में x बचा, लेफ्ट हैंड साइड पर -80/3 और राइट हैंड साइड पर -5/3 आया। ठीक है, तो अब यहां पर बात ऐसी है कि भाई -10/3 तो इंक्लूडेड था। क्यों इंक्लूडेड था? क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू में आ रहा था, बट 80/3 -80/3 इंक्लूडेड नहीं था। तो ये अपना ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर -80/3 और -10/3 का ऑप्शन हो। तो हमने बोल दिया कि यहां पर होगा नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? तो यहां पर जबरदस्ती में अपन को कोई सा ऑप्शन नहीं लगा करा जाना है कि भैया देख नहीं रहा है यार, तो हो सकता है वो ए वाला हो, हमने कुछ गलती कर ली। नहीं, हम कोई गलती नहीं करते हैं। ठीक है, अगर बेसिक सारे क्लियर है हमारे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन। क्लियर बात है? तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कंसीडर द इनइक्वालिटी 40x + 20y लेस देन इक्वल टू 120 वेयर x एंड y आर होल नंबर्स। ठीक है, x और y कैसे नंबर है? होल नंबर्स हैं। देन इट्स सॉल्यूशन सेट इज, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो भाई यहां पर आपको बोला गया है कि इनइक्वालिटी देखो 40x + 20y लेस देन इक्वल टू 120। ठीक है, x और y होल नंबर है, यानी कि पॉइंट्स भी नहीं हो सकते। तो अब आप रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं दे सकते, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते भाई x इज लेस देन 5, क्योंकि लेस देन 5 में 0 से लेके 4.9999 अप टू इंफिनिटी तक, क्योंकि 5 नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू बोल दो, चलो इससे अच्छा हो जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 बोला, तो यहां पर माइनस इंफिनिटी से लेके एक्चुअल में 5 तक इनफाइनाइट नंबर आएंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसी भी रेंज बोलता हूं 1 से 5 के बीच में x है, ठीक है, तो x को मैं क्या बोलूंगा? 1 इंक्लूडेड एंड 5 इंक्लूडेड। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई ये दोनों इंक्लूडेड है अगर, तो यहां पर 1 से 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट नंबर्स, क्योंकि 1.1 1.001 1.0000001 1.99999 2.3 2.34 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट नंबर आएंगे। लेकिन हम उनको लिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पर रेंजेस देते हैं। बट यहां पर क्या है? यहां पर क्या दिया हुआ है आपको कि इनइक्वालिटी दी हुई है और x और y होल नंबर दिए हैं, तो इनका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? मतलब बोल रहा है वो 40x + 20y लेस देन इक्वल्स टू 120 एंड x एंड y आर होल नंबर्स, तो इनका सॉल्यूशन सेट क्या हो सकता है? तो भाई दोनों को एक साथ एक ही इनइक्वालिटी से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। एक वेरिएबल होता तो हम एक इनइक्वालिटी से उसकी वैल्यू बता सकते थे, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हमें कम से कम दो इक्वेशंस या दो इनइक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। बट यहां पर तो भाई आपके पास एक ही दी हुई है, तो आपने बोला कि ठीक है होल नंबर्स बोला है ना, तो हम स्टार्ट 0 से करते हैं। हम बोलते हैं लेट x इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कहां तक आएगी? जब x 0 होगा तो y की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? तो आप बोलोगे x 0 है तो ये हो गया भाई 0 पूरा प्लस 20y लेस देन इक्वल्स टू 120, तो y हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 120/20, मतलब y हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6। मतलब y की वैल्यू 6 तक कौन कौन सी आ सकती हैं? तो आप बोलोगे 6 तक सारे होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। मतलब जब x 0 है तो y की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक वैल्यू होगी आपकी 0,0, एक वैल्यू होगी 0,1, एक होगी 0,2, एक होगी 0,3, 0,4, 0,5 एंड 0,6। तो ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है क्या यहां पर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमें दिख रहा है, जहां पर x को हमने 0 बोल दिया, क्योंकि भाई लीस्ट वैल्यू उसकी 0 हो सकती थी क्योंकि वो होल नंबर है। ठीक, उसको गायब करना था, हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। तो अगर हमने x को 0 बोल दिया तो y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज दिख रही हैं? तो पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 दिख रही हैं, क्योंकि y जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, बट होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 6 तक कितने होल नंबर है? तो 0 1 2 3 4 5 6 ही होल नंबर्स हैं। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज, यहां पर पहला वाला जो नंबर है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला जो नंबर है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर आ रहा है कौन सा? बी वाला। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 times द ब्रेड्थ इफ द मिनिमम पेरीमीटर
ऑफ द रेक्टेंगल इज 160 सेंटीमीटर देन। अब यहां पर पेरीमीटर भी मिनिमम बोल रहा है, तो अर्जुन भाई आपने क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं, आंसर जरूर बताएं। एंड दिशांत आप आंसर क्यों नहीं देते हो, आंसर भी तो दिया करो। मैं मानता हूं आपने सारी वीडियोस देखें, सब सीरीज फॉलो करिए, बट आंसर्स आप कम दे रहे हो यार, आंसर दो, ठीक है। एंड अमित कुमार आप भी आंसर्स दो, ठीक है। आप यहीं रहते हो, आप बोलते भी हो सर मैं यहीं था, थैंक्स फॉर टेकिंग माय नेम, ऐसा वैसा, लेकिन आंसर्स भी तो दो, ठीक है। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे आंसर्स आप बताएं। इसमें तो खैर आपको यही बताना है कि कौन सा आंसर था आपका पहले आ चुका था, कितने मार्क्स आए, कम से कम इतना तो जरूर बता देना मुझे इस टेस्ट पेपर में, ठीक है। इससे पहला वाला टेस्ट पेपर आप लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा टफ था, हाँ तो टफ लगा होगा वो, लेकिन ये वाला तो भाई टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें टफ क्वेश्चन क्या ही बनेंगे, वैसे जो बनेंगे वो भी हमने सॉल्व किए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। और अर्जुन जी को जिनमें डाउट था एसिड बेस वाले क्वेश्चंस, तो वो भी यहां पर इंक्लूड इसीलिए करे थे मैंने, ताकि यहां पर आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, तो मैं बोलता हूं लेट द ब्रेड्थ बी x। अगर ब्रेड्थ को x बोलूंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे देन देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 3 टाइम्स है, तो लेंथ ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ हो जाएगा कितना 3x। अब ये बात तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो आप बोलोगे 2 इंटू एल कितना है, लेंथ है आपकी 3x और ब्रेड्थ है आपकी x, तो 3x प्लस x, तो ये हो गया 2 इंटू 4x यानी कि 8x। 8x आ गया आपका पेरीमीटर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर जो है वो कैसा है, वो उसकी मिनिमम वैल्यू 160 दी हुई है, मिनिमम वैल्यू 160 दी है, तो मतलब क्या हुआ कि जो 8x है वो कम से कम 160 तो होगा, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, यानी कि 8x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 160, 8x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 160, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 160 है, तो कम से कम 160 होगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 20, भाई 8 से 160 डिवाइड होगा, तो 8 2 16 मतलब कि 20। x क्या था, तो x था आपका ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 20, ठीक है। अब ब्रेड्थ की मिनिमम वैल्यू 20 हो गई, तो 3x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 60। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि लेंथ जो है, सॉरी ब्रेड्थ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, एंड लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। ऑप्शंस देखते हैं, तो ब्रेड्थ ग्रेटर देन 20, लेंथ लेस देन 20, ब्रेड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 20, लेंथ लेस देन इक्वल टू 20, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो यहां पर अपने पास दो कंडीशंस थी। अब यहां पर 60 वाला कोई ऑप्शन नहीं था, तो लेंथ का कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ब्रेड्थ हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्रेड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब ग्रेटर देन 20 या ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ये कैसे पता चलेगा, तो यहां पर आप बोला है, आपको बोला मिनिमम पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 160, तो मिनिमम पेरीमीटर इतना है, यानी पेरीमीटर इतना हो सकता है, मतलब कि 160 को आप इंक्लूड करोगे तो यहां पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले साइन लगेंगे, इसलिए आपने बोला कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आ रहा है, ब्रेड्थ की मिनिमम वैल्यू कम से कम 20 हो सकती है, और उसके बाद उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। क्लियर है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन भाई, क्या बोल रहा है, इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर T in degree Celsius x किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस वॉज गिवन बाय T इक्वल्स टू 30 + 25 इंटू x - 3, जहां पर x क्या है भाई, x है जितना अंदर आप अर्थ के सरफेस में जा रहे हो, x किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, तो जितना ज्यादा आपको मालूम है, जितना ज्यादा आप अंदर जाते रहोगे उतना ज्यादा वहां पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे मॉल्टन मैग्मा के पास पहुंच सकते हैं ना अपन, तो सोचो कितना टेम्परेचर होगा। एट व्हाट डेप्थ will the temperature be between 155 डिग्री सेल्सियस एंड 205 डिग्री सेल्सियस, खतरनाक।
तो यहां पर बोल रहा है कि कितनी डेप्थ में, मतलब कितने एक्स पर पहुंचने पर जो टेम्परेचर होगा, ये जो पूरा टेम्परेचर है अपना, मतलब 30 + 25 इंटू एक्स माइनस 3 की वैल्यू जो होगी वो कहां से कहां तक होगी, 155 से 205 के बीच। तो आप बोलते हो टेम्परेचर को कहां से कहां तक होना है, तो उसको होना है 155 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे इनके बीच का आपको निकालना है, रेंज देनी है आपको इनके बीच की। तो अब मैं यहां पर t की वैल्यू डाल देता हूं कितनी, 30 + 25 x - 3। तो यहां पर मैं रखता हूं 155, ये हो जाएगा 30 + 25 x - 3 लेस देन इक्वल टू लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इससे इसके बीच में इसका टेम्परेचर आना चालू हो जाएगा, और 205। अब आपको मालूम है कि ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, तो आपको बीच में सिर्फ x बचाना होता है, बाकी सारी जगह जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनमें आप वही ऑपरेशन परफॉर्म करोगे जो बीच में सिर्फ x बचाने के लिए जरूरी है, मतलब इसके आजू बाजू की जो भी चीजें उसको हटाने के लिए। सबसे पहले तो यहां पर प्लस में 30 है, तो आपको मालूम है कि दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 30। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्टिंग 30, तो हो जाएगा 155 - 30 लेस देन इक्वल्स टू 25, क्योंकि 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 205। वैसे यार एक काम करते हैं, 30 से अच्छा है कि अपन क्या करते हैं, पहले 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। एक और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, 25 - 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -75 भी आएगा। तो मैं लिखता हूं 155 लेस देन इक्वल्स टू 30 + 25x - 75 लेस देन इक्वल्स टू 205। 25 इंटू एक्स 25x हो गया, 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75 माइनस का हो गया। अब -75 + 30 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 155 यहां पर लेस देन इक्वल टू 25x -75 + 30 हो जाएगा -45 लेस देन इक्वल टू 205। तो अब देखो यहां पर 30 को माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सब्ट्रैक्ट होकर हट चुका है। आपके पास नंबर बचा है -45। तो अब आप क्या करोगे, एडिंग 45 बोथ साइड। जैसे मैंने पहले कहा था वैसा करते तो भी चलते, बाद में आपको 75 को ऐड करना पड़ता, तो बात वहीं पर पहुंचती। इससे अच्छा अपन एक ही बार करें ना, एक ही स्टेप में करने काम। तो यहां पर मैं बोलता हूं एडिंग 45 बोथ साइड। अब 45 ऐड करने की जरूरत क्यों आन पड़ी भैया, क्योंकि यहां पर माइनस में 45 है, तो यहां पर दोनों साइड में 45 ऐड करता हूं, तो यहां हो जाएगा 155 + 45 लेस देन इक्वल्स टू 25x लेस देन इक्वल्स टू 205 + 45। वन 155 + 45 हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 200 लेस देन इक्वल्स टू 25x लेस देन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 250। तो भाई 200 और 250 के बीच में x की कितनी वैल्यू आएगी, 200 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 250, 25x है ना यहां पर बीच में। तो आप क्या करते हो, x से डिवाइड करते हो दोनों साइड, डिवाइडिंग बाय x, सॉरी x के करोगे, x को तो बचाना है ना, तो 25 से डिवाइड करते हो आप दोनों साइड, तो आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय 25, क्योंकि बीच में सिर्फ x चाहिए था, बाकी सब हटाना था। तो 200/25 लेस देन इक्वल्स टू 25/25x लेस देन इक्वल्स टू 250/25। तो ये हो गया 8, यहां 25 से 25 कैंसिल, ये हो गया 10। तो आपका जो x की वैल्यू आ रही है वो 8 to 10 किलोमीटर के बीच में आ रही है। ठीक है, तो यहां पर जो रेंज आ रहा है, जहां पर टेम्परेचर जो है आपको कहां से कहां तक का मिलेगा, 155 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस का, वो किलोमीटर की जो रेंज है वो आ रही है 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 km to 10 किलोमीटर। और देखना एक और चीज पड़ेगी कि क्या ये x की गिवन रेंजेस में है, तो हाँ 3 से 15 के बीच में x कोई सा भी हो सकता है, 8 से 10 भी इसके बीच में आ रहा है, मतलब हाँ ये पॉसिबल है। तो आप बोलोगे 8 to 10 किलोमीटर, यहां पर दो ऑप्शंस 8 to 10 किलोमीटर के दिख रहे हैं, तो एक्चुअल में कोई सा भी एक ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर 8 to 10 किलोमीटर आपके ऑप्शंस हैं। क्लियर है, खत्म करें इसको।
तो क्या किया, सबसे पहले तो देखो यहां पे आपको, तो आपने बोला था यहां पर दोनों ऑप्शंस देख लेना आप, है ना, जिसने बी और सी में से किसी को, बी एंड सी दोनों लिखा हुआ है ना, तो उसको आंसर सही माना जाएगा। तो यहां पर आप बोलते हो टी की जो वैल्यू है 155 से 205 तक चाहिए आपको, जो टेम्परेचर है वो कहां से कहां तक चाहिए, 155 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपने बोला ठीक है भाई, तो यहां पर टी की वैल्यू 30 + 25 × x-3 पुट कर दी। 155 से 205 तक उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, तो आपने पहले 25 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इक्वेशन 25x - 45 आ गई। अब यहां पर सिर्फ x बचाना है, तो आपको इसके आजू बाजू के जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो -45 है, तो आप जानते हो कि -45 को हटाना है तो 45 ऐड करना पड़ेगा। तो आपने दोनों साइड 45 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहां पर सिर्फ 25x बचा, आपने हर जगह 25 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी रेंज आई 8 से 10 किलोमीटर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट है केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो केस बेस्ड एमसीक्यूज है, यहां पर एक केस दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है यार, एक केस बेस्ड ना जबरदस्ती के नाम बस है एक, आप पहले भी वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार कर चुके हो। तो यहां पर केस बेस्ड में और अच्छी बात यह होती है कि कई सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हो जाते हैं। हालांकि इस वाले पेपर में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, यहां पर एक दो क्वेश्चंस ही एक एक केस से रिलेटेड हैं, बट केस बेस्ड से डरते हो अगर आप, तो डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए और अच्छी चीज करके जाता है कि एक केस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस, वो सारे मार्क्स आपको दे जाएगा। तो और अच्छी बात होती है भाई केस बेस्ड क्वेश्चंस तो। और केस बेस्ड में वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कुछ एक क्वेश्चन रहेगा और उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन वो पूछेगा, तो हमने एक बार सॉल्व किया, सारे आंसर खटाखट देंगे, आंसर के सारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस सर्टेन गुड्स। और आप देख रहे होगे कि हमने भाई यहां पर जितने भी टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस करे हुए हैं आपने। तो ये भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने इतनी सारी बुक्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो फिर कोई क्वेश्चन बचना ही नहीं ना। आप कहीं पर भी किसी भी बुक को उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, आपको सारे क्वेश्चन देखे हुए ही मिलेंगे, मतलब पैटर्न सेम ही रहेगा सबका। और वैल्यूज में ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, बट हमारे को सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो यही फायदा होता है इतनी सारी प्रैक्टिस करने का। फुल मार्क्स लेकर आना है भाई अपन को, इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पर बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई गुड बनाती, क्या बनाती पता नहीं। ठीक है, द कंपनी मैनेजर यूज्ड टू मेक अ डेटा रिकॉर्ड ऑन डेली बेसिस अबाउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ये फालतू का इन लोग कहानी बढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट बोल सकते थे कॉस्ट और रेवेन्यू को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें बताओ कि प्रॉफिट कब होगा या लॉस कब होगा। बट ये बताएंगे आपकी जो कंपनी का मैनेजर है उसकी भी कहानी सुनो भाई। वो क्या करता है, तो वो रिकॉर्ड बनाता है डेली बेसिस पर कॉस्ट और रेवेन्यू का अलग अलग से। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय, कॉस्ट का जो फंक्शन है वो है C of x इक्वल्स टू 20x + 4000 एंड रेवेन्यू का जो प्रोडक्ट है वो है 60x + 2000। ठीक है, वेयर x इज द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो भी गुड आप प्रोड्यूस करते हो उसको 20 में मल्टीप्लाई करोगे और 4000 ऐड करोगे तो ये उतने गुड्स बनाने के टोटल कॉस्ट आता है। और उनको जब हम बेचते हैं तो जो भी रेवेन्यू है आपका, उसमें आप जितने भी गुड्स हैं उसमें आप 60 मल्टीप्लाई करोगे और 2000 को ऐड करोगे तो फिर उसका रेवेन्यू मिलता है आपको। ठीक है, अब वो बोल रहा है बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, हाउ मेनी गुड्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होने के लिए कम से कम कितने गुड्स आपको बेचने पड़ेंगे। तो आपको मालूम है प्रॉफिट कब होगा, 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो रेवेन्यू जो होगा वो कॉस्ट से कम होगा, उस केस में क्या होगा, जितना हमने लगाया उससे कम हमको वापस मिला तो लॉस हो गया ना यार, हमने जो लगाया वो ज्यादा हो गया तो ये लॉस हो गया। ठीक है, अगर रेवेन्यू और जो हमारा कॉस्ट है वो दोनों सेम आ जाएं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होगी। बट अगर प्रॉफिट चाहिए आपको 1 भी रुपए का तो क्या होना चाहिए, तो जो आपका रेवेन्यू आ रहा है वो हमेशा आपके कॉस्ट से ज्यादा आना चाहिए। यानी आप बोलोगे यहां पर कि प्रॉफिट अगर चाहिए है तो RX शुड बी ग्रेटर देन C of x। ग्रेटर देन इक्वल टू का भी केस नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन ही होना पड़ेगा। 1 रुपए ज्यादा हो लेकिन ज्यादा हो तब तो जाके प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला रेवेन्यू ऑफ x कितना है 60x + 2000
और कॉस्ट एक्स है 20x प्लस 4000। अब आप क्या करते हो, 20x को यहां लेकर आते हो, 2000 को वहां भेजते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है 60x माइनस 20x ग्रेटर देन 4000 माइनस 2000। तो 40x ग्रेटर देन 2000 हो जाएगा, या x ग्रेटर देन 2000 अपॉन 40। 0 0 कैंसिल, ये आ गया भाई 50। 4 5 20 और 0, ठीक है। तो x जो होगा वो ग्रेटर देन 50, मतलब जो भी गुड्स आप बना रहे हो, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कम से कम 50 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 50 से तो ज्यादा होना ही चाहिए। 50 पर भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, 50 से ज्यादा जब एक भी गुड बेच लोगे, मतलब 51 गुड्स आपने सेल कर लिए, तो आपको प्रॉफिट फिर दिखने लगेगा। तो बात क्लियर हो रही है आपको यहां पर। तो इसका आंसर आ रहा है भाई ग्रेटर देन 50। कैसे किया आपने, तो आपके पास कॉस्ट और रेवेन्यू के फंक्शन थे। आप जानते हो प्रॉफिट कब होगा, जब रेवेन्यू जो होगा वो कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो आपने ये चीज यहां पर रख दी और आपका फाइनल आंसर आया x मस्ट बी ग्रेटर देन 50। नॉर्मल आपने इनइक्वालिटी को किया सॉल्व, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो अब यहां पर ना यार ये केस बेस्ड क्वेश्चन थे जरूर, बट यहां पर मैंने मैक्सिमम जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन देखे, उसमें एक दो क्वेश्चन में ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ वो जरूरी रहता था, बाकी सबके लिए ना एक अलग से क्वेश्चन दे दिया रहता था, बट स्टिल उनको केस बेस्ड क्वेश्चन बोल दिया जाता था। तो मैंने सोचा कि भाई एग्जाम में भी ऐसा कुछ आ सकता है, तो इसको भी अपन इंक्लूड कर लें, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पैराग्राफ का काम होता है, बाकी सब हम आंसर नीचे करते जाते हैं बस अलग अलग क्वेश्चंस के। बट यहां पर हर एक क्वेश्चन में एक अलग सा केस दे दिया है, तो ठीक है ना, देख लेते हैं उसको भी, क्या दिक्कत है। बन गए होंगे सारे आपसे। और एक बात और बोलना चाहूंगा यार, अच्छी याद दिलाई आप लोगों ने। अब आप बोलोगे आपने कैसे याद दिलाई, दिला दी मैं, वो उसमें मत जाओ कि कैसे याद दिलाई। तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है एक, है ना, मैग्नेट ब्रेन्स का, 11th एंड 12th मैथ्स का डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेटेडली। तो उस ग्रुप में आप लोग कभी भी अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, एंड 11th के भी 12th के भी अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली दोस्त यार के साथ उसको शेयर करो। और भाई जितने डाउट्स हैं सब पूछो, सबको उसका आंसर देंगे हम लोग, वहां पर सारे टीचर्स हैं, ठीक है। तो जरूर सर्च करना, उसका लिंक भी मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय cx इक्वल टू 3x प्लस 400 एंड rx इक्वल टू 5x प्लस 20 रिस्पेक्टिवली, वेयर x इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, रिलेटेड ही लगभग, देन हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। थोड़ा सा प्रॉफिट होना चाहिए वो बोल रहा है, तो कितने आइटम्स बचोगे। तो अब आपको समझ में आ गया है, ये वाला जो अपन ने पार्ट किया था, तो इससे आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट जो है अगर रेवेन्यू से कम होगा तभी जाकर प्रॉफिट होगा, मतलब रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट। इक्वल टू भी नहीं ना यार, प्रॉफिट चाहिए तो इक्वल टू भी नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन की ही बात करनी है अपन को। तो आपने बोला आर ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन सी ऑफ एक्स, तो आर ऑफ एक्स हो जाएगा 5x प्लस 20 ग्रेटर देन सी ऑफ एक्स इज 3x प्लस 400। एक्स वालों को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं, तो 5x जो हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन 400 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 2x ग्रेटर देन 380, तो x ग्रेटर देन 190 आपका आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो x ग्रेटर देन 190, ये रेडी। अब यहां पर दोनों, अच्छा हुआ ये ऑप्शंस में भाई लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिए, ताकि अपना डाउट क्लियर हो जाए। भाई इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रॉफिट चाहिए है, रियलाइज सम प्रॉफिट बोला है ना, तो प्रॉफिट चाहिए तो इक्वल नहीं हो सकता। अगर भाई इक्वल हो गया तो उस केस में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो जाएगा, बट हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो चाहिए, तो हमें ग्रेटर देन 190 बेचना पड़ेगा। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, मतलब 190 से ज्यादा आप बेचोगे तभी आपका आंसर सही है, वरना मतलब तभी आपको प्रॉफिट आएगा, वरना प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन था जैसा पहला वाला था, रेवेन्यू को कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, और फिर आपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया नॉर्मली एल्जेब्रिकली, भाई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 190 आई, आंसर आ गया। क्लियर करते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट, अब ये जो चीज है ना, ये यार इनसिग्निफिकेंट हो चुकी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए हमने हर उसमें इंक्लूड जरूर करवा लिया, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि क्वेश्चन अलग ही दे रहा है, ठीक है। लेट x एंड b आर रियल नंबर्स इफ b ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन b, देन, अरे क्वेश्चन अलग हो गया थोड़ा सा ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन को एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के समान आपको ट्रीट करना है। तो यहां पर बोल रहा है लेट x एंड b आर रियल नंबर्स
इफ b ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन b, b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब b कैसा है, पॉजिटिव है, b पॉजिटिव, b पॉजिटिव है भाई, ठीक है। आप भी हमेशा पॉजिटिव ही रहते हो, तो b पॉजिटिव सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। किसी एक सेंस में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती है वो, लेकिन ठीक है, अभी तो हम पॉजिटिव ही बातें करेंगे, कोई नेगेटिव बात नहीं। और x लेस देन b है, देन यहां पर बोल रहा है x इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इज ऑलवेज नेगेटिव, x इज रियल नंबर, नन ऑफ दीज। मतलब मजेदार क्वेश्चन भाई, x एंड b आर रियल नंबर्स दिया ही हुआ है, तो यहां पर भाई ये ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता, x एक रियल नंबर है, ठीक है ना, तो x रियल नंबर है, वो आंसर सही है। अब लेकिन यहां पर आप एक बात देखो, b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो b 1 होता है, मान लो अगर x लेस देन b बोला गया है, x को लेस देन b बोला है, तो x 0 भी हो सकता है, x -1 हो सकता है, x -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। और अगर b 2 होता मान लो, तो x 1 भी हो सकता था, x 0 हो सकता था, x -1 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेस देन b होना चाहिए बस। तो यहां पर आप बिल्कुल श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, कि x हमेशा नेगेटिव होगा, बट एक बात हमेशा आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि x जो होगा वो क्या होगा, तो वो रियल नंबर होगा। और ये बात हमने कैसे पता लगाई, यहां तक कैसे पहुंचा, तो बहुत कुछ सोचने के बाद ये समझ में आया कि ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो टेंशन की बात ही नहीं है, x एंड b आर रियल नंबर, तो x जो है वो हमेशा रियल नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां पर आपने क्या किया, बोल दिया कि क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी सही है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x - 5 लेस देन x + 7, 3x - 5 लेस देन x + 7 व्हेन x इज अ होल नंबर, x क्या है, होल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट आप दे सकते हो, रेंज नहीं देनी है। क्यों रेंज नहीं देनी है, क्योंकि अब इनफाइनाइट नंबर नहीं होंगे, काउंट कर सकते हो आप, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट अभी भी हो सकता है, बट दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नहीं होगा। मतलब आप रेंज ऐसा नहीं बोल सकते कि x बिलोंग्स टू 5,6। अब आप बोलोगे सर इसमें तो दो ही नंबर आ रहे हैं, नहीं भाई, ठीक है, यहां पर आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर ये 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसके आगे आप इतना लिखने के बाद आप लिख दोगे एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 5 और 6 बस आ रहे हैं इसमें, तब ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आप रेंज दे सकते हो, ठीक है। वरना आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 5,6 इन करली ब्रैकेट्स। तो करली ब्रैकेट्स का मतलब होता है ये सेट है एक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, और जहां पर 5 और 6 जो है वो एलिमेंट है उस सेट के। तो क्लियर है ये बात? तो यहां पर अपन देखते हैं भाई कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 3x - 5 लेस देन x + 7। तो यहां पर x वालों को एक साथ करते हो तो 3x - x हो गया, लेस देन -5 को वहां भेजोगे तो 7 + 5, तो 2x लेस देन 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो x लेस देन 6। तो भाई 6 इंक्लूडेड नहीं है यहां पर, लेस देन इक्वल टू की बात नहीं है, तो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं उसकी, तो आप बोलोगे होल नंबर है भाई, तो x जो है वो बिलोंग कर सकता है 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को एंड 5 को, बट 6 को नहीं कर सकता, बिकॉज 6 से वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है, छोटा ही उससे। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन, ना तो ये ना तो ये, क्योंकि भाई ये रेंजेस हैं और यहां पर होल नंबर को बिलोंग कर रहा नहीं लिखा हुआ है। तो भाई -∞ टू 6 तो भाई इनफाइनाइट वैसे ही नंबर हो गए, 0,5 तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएंगे नंबर, क्योंकि इनके बीच इनफाइनाइट नंबर हो रहे हैं। अब इनफाइनाइट इतनी बार बोल रहा हूं मैं, आप जानते हो इनफाइनाइट क्या है? मैं भी नहीं जानता था, बट मैं उनको जानता हूं जो जानते थे कि इनफाइनाइट क्या होता है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जानते हो? हाँ, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। कौन से हैं, क्या जानते थे वो, उसके लिए आप जरूर देख सकते हैं मेरी एक सीरीज हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वहां पर मैंने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, साइन की वैल्यू कहां से है ये भी जान सकते हो, 108 इतना सेक्रेड क्यों ये जान सकते हो, हनुमान चालीसा में मैथमेटिक्स कहां था, कैसा था, क्यों था, ये जान सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, उनको भी देखकर उनको भी आप देखिए, समझिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। और वहां पर तो जरूरी भी नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, सबको दिखा सकते हो। सबको पता होना चाहिए कि भारत में गणित
कितने समय से था, क्या क्या यहाँ का एकदम भाई गर्व करने वाला इतिहास है हमारा। ठीक है, चलो वापस आते हैं यहाँ पर। इन्फिनिटी को देखकर उसको याद आ गया, लेकिन ठीक है, यहां पर अपना आंसर कौन सा आ रहा था, तो यहां पर आंसर आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर ए, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 2 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय x ग्रेटर देन 2। यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू नहीं है, मतलब कि कैसा बनना चाहिए इसका ग्राफ, अगर हम डायरेक्ट बनाकर देखते हैं तो ग्रेटर देन 2 मतलब कि ये अगर आपका, पहले तो इसको हटाओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहां तक आपका जा रहा है इनफाइनाइट, यहां पर है माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 मतलब कि आपका ग्राफ किस साइड जाना चाहिए, तो ग्रेटर देन 2 मतलब कि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पर जाना चाहिए, और इंक्लूडेड नहीं है इसलिए एक ओपन सर्कल बनना चाहिए यहां पर अनफिल्ड वाला। ठीक है, और यहां पर सॉलिड लाइन इधर पर बननी चाहिए राइट हैंड साइड पर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि भाई सर्कल है, ठीक है, और यहां पर फिल्ड नहीं है वो, सॉलिड नहीं है वो, और राइट हैंड साइड पर आपका सॉलिड लाइन बनी हुई है, तो वो हो गया आपका ऑप्शन। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर फिल्ड सर्कल था, यहां पर तो भाई लेस देन वाला बोल रहा है, तो ग्रेटर देन चाहिए आपको, तो वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आपके आते हैं भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू सारे खत्म हो चुके। ठीक है, ये भी 1 मार्क के, इससे पहले जो 1 मार्क है एमसीक्यूज में आपने 10 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है 2x माइनस 1, टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। तो जैसे क्वेश्चन अभी तक हम करते हुए आए हैं वैसा ही क्वेश्चन है ये, बस यहां पर राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा भाई फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें x वाले सारे वेरिएबल्स को एक साइड करना है, टर्म्स को, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स उनको एक साइड करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2x माइनस 3 को लिखे रहने देते हैं अभी, 2x माइनस 1 अपॉन 3 को यहां पर सॉल्व करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 3 इज 15x माइनस 2 मतलब कि 10, 5 3 इज 15x, 5 इंटू 2 इज माइनस 10। अब यहां पर 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, 4 इंटू माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू प्लस एक्स इज प्लस 4x। अगर ऐसे कोई कंफ्यूजन हो ना ये माइनस वाली, तो पहले 4 को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस को बाहर रहने देना, बाद में माइनस को ओपन कर देना। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो 4 5 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर्स को, तो 20 यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले तो उसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, एक और बार, थोड़ा सा एक स्टेप और। तो यहां पर 2x माइनस 1 है अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स नंबर 15x प्लस 14x हो गया 19x माइनस 18 अपॉन 20 को यहां मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 40x माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 3 को वहां पर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57x माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भाई 18 इंटू 3 करना है ना अपन को, तो ये हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड और x वाले टर्म्स को एक साइड, तो 57x को यहां भेजता हूं, 20 को वहां भेजता हूं, तो 57x यहां आएगा, तो 40x माइनस 57x लेस देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20। 40x माइनस 57x हो जाएगा माइनस 17x लेस देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20 हो जाएगा माइनस 34। तो फाइनली चलो वो वाली बात आ ही गई जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इनइक्वालिटी में डिफरेंट क्या चीज होती है, तो जब -1 मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये जो चीज थी भाई, ये इनइक्वालिटी में जब तक इसका क्वेश्चन ना आए तब तक इनइक्वालिटी अधूरी रह जाती है ना। तो भाई यहां पर आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाइंग में -1 बोथ साइड, तो यहां पर आपको पता जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x ग्रेटर देन इक्वल टू 34, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
तो इसका सॉल्यूशन आ गया भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, वरना बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूडेड अप टू इंफिनिटी। 2 में इंक्लूडेड मतलब कि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और इंफिनिटी को तो कभी इंक्लूड करते ही नहीं है। ठीक है, तो 2x माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5, ये हमने देख लिया। तो यहां पर आप बोलते हो भाई कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले राइट हैंड साइड पर हमने थोड़ा सा फ्रैक्शन को सॉल्व किया, सारे x वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया और जो कांस्टेंट टर्म्स उनको एक साइड किया, फिर हमारे पास दोनों साइड नेगेटिव टर्म्स आ रहे थे, हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। जो यहां पर लेस देन इक्वल टू था वो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, मतलब x जो है वो 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है यार। इस वाले टेस्ट पे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी के फुल मार्क्स आए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ हो थोड़ा सा भी। मतलब फिलहाल तो नहीं है, अभी आगे होगा तो पता नहीं मुझे। द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मस्ट नॉट बी मोर देन 12, व्हाट आर द इंटीजर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं आपने। आप बोल रहे हो कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब मैं बोलता हूं लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। पहले इंटीजर को आप x बोलते हो, तो इसके बाद के 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं ना, तो इसके बाद के इंटीजर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा x, तो इसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा x+1, x+2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब यहां पर इवन ऑड तो बोला नहीं है, तो नॉर्मली 1 के डिफरेंस से 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। अब क्या बोला यहां पर, इनका जो सम है वो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई इनका सम हमेशा 12 से कम होना चाहिए, तो आप बोलोगे x प्लस x+1 प्लस x+2 लेस देन, मस्ट नॉट बी मोर देन 12 ना, मस्ट नॉट बी मोर देन 12। 12 के इक्वल हो सकता है क्या, तो हां हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप बोलोगे लेस देन इक्वल टू 12। तो यहां पर x प्लस x प्लस x 3x प्लस 3 2 + 1 3 लेस देन इक्वल टू 12, 3 कॉमन लो तो x+1 लेस देन इक्वल टू 12, x+1 लेस देन इक्वल टू 12/3, x+1 लेस देन इक्वल्स टू 4 +1 को वहां भेजो तो x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो भाई यहां पर x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द इंटीजर्स वो पूछ रहा है ना, तो यहां पर x की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। और ये इंटीजर्स हैं, तो ये जो इंटीजर हैं ये कोई से भी हो सकते हैं, जो x है वो कोई सा भी हो सकता है, कहां से कहां तक, -∞ से 3 तक, 3 को इंक्लूड करके। ठीक है, द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मस्ट नॉट बी मोर देन 12, तो वो जो x है वो -∞ से 3 तक कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जब x 3 होगा तो x+1 हो जाएगा 4 एंड x+2 हो जाएगा 5, तो 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 12 के इक्वल। मतलब इन 3, 4 और 5 से छोटे कोई से भी 3 नंबर ले लो और उनका सम कर दो, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 3, 4 एंड 5 हो सकती है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के, इनसे छोटी इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब 2, 3 एंड 4 भी ले लो, वो भी 12 से छोटा रहेगा। ठीक है, और कोई से भी नंबर ले लो, बाकी सारे इनसे छोटे वाले, जब x छोटा होगा 3 से तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप सारे नंबर्स तो आप लिख नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर के भाई ये ट्रायड्स हो जाएंगे, 3 नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला कि सबसे बड़े 3 नंबर हम बता सकते हैं आपको 3, 4 और 5, उनसे छोटे कोई से भी नंबर ले लो, कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर 2, 3, 4 ले लो। ठीक है, 1, 2, 3 ले लो, उन सबका सम जो होगा वो कैसा होगा, 12 से छोटा होगा। क्लियर है, तो इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या किया आपने, तो आपको बोला था भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो हमने बोला चलो पहला वाला इंटीजर x होगा, तो इससे बड़ा वाला x+1 हो जाएगा, उससे बड़ा x+2 हो जाएगा। अब इन तीनों का जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 12 बोला, तो लेस देन इक्वल टू 12 है, तो आपने बोला कि भाई x की वैल्यू क्या आ रही है, तो लेस देन इक्वल टू 3 आ रही है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू x की 3 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू x की 3 होगी, और उससे रिलेटेड भाई दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x+1 है, उसकी 4 हो जाएगी, और x+2 वाले की 5। तो ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज है, इनसे छोटी वैल्यूज कोई सी भी आ सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो द वाटर एसिडिटी इन अ पूल is considered normal when the average pH reading of their daily measurement is between 8.2 and 8.5। तो ये तो बेसिसिटी होना चाहिए ना भाई, एसिड तो 7 से कम वाले होते हैं ना पीएच में। अब भाई मेरे को इतनी केमिस्ट्री आती है, बाकी आप लोग जानते होंगे, आपके अनुराग सर एंड राहुल गुरुंग सर, उनसे जरूर आप पूछ सकते हैं कि यहां पर इसको वाटर एसिडिटी क्यों बोला गया पूल की। इसको वाटर बेसिसिटी बोलना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली ये तो बेस है, बेस भी बेसिकली है, सोचो ठीक है। ये एसिड तो भाई 7 से छोटे वाले होते हैं, 7 से कम नंबर वाले, तो इसको बेसिसिटी बोलना था, बट एसिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है, मैथ्स वाला है, हो सकता है इसका भी केमिस्ट्री वीक हो, या हो सकता है एसिडिटी ही टर्म हो, तो अपन को ये पता नहीं है। आप किन से पूछोगे? अपने अनुराग सर एंड राहुल सर, राहुल गुरुंग सर, अनुराग बघेल सर, आपके केमिस्ट्री के टीचर, धुरंधर है, एक नंबर है एकदम। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ द 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन 8.2 एंड 8.5। ठीक है, अब एवरेज पीएच जो है वो 8.2 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। तो इफ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर 8.48 एंड 8.35, देन द फाइंड द range of pH value for the third reading that will result in the acidity level being normal। और acidity level being normal कब होता है? जब 8.2 से 8.5 के बीच में होता है। तो मैं बोलता हूं let reading of, या the third reading भी x बोल देते हैं डायरेक्ट, let the third reading be तो एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारे ऑब्जर्वेशंस का सम लोगे और अपॉन कर दोगे क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहां पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा भाई 8.48 प्लस 8.35 प्लस x, क्योंकि तीसरी ऑब्जर्वेशन x है। और कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। तो ये एवरेज हो गया। ठीक है, एवरेज ऑफ एवरेज रीडिंग। अब इस एवरेज रीडिंग की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? तो वो 8.2 से 8.5 तक के बीच में होनी चाहिए। मतलब 8.2 उसकी मिनिमम वैल्यू और 8.5 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। यानी आप लिखोगे 8.2 से ग्रेटर होगी ये 8.48 प्लस 8.35 प्लस x बाय 3। ठीक है, और लेस देन होगी किससे? 8.5 से। ठीक है, अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो ये हो जाएगा भाई 8 3 जा 24, 2 3 जा 6, तो 24.6 लेस देन, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? 8.48 प्लस 8.35, तो 5 और 8 13, कैरी ओवर 1, 4 4 8, ये हो गया 16.83 प्लस x लेस देन, ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, तो 1.5 इससे ऐड हो जाएगा, 8 3 जा 24, मतलब कि 25.5। तो 24.6 से 25.5 के बीच में होनी चाहिए 16.83 प्लस x की वैल्यू। अब दोनों जगह से मैं 16.83 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आप लिखते हो सब्ट्रैक्टिंग 16.83 ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 24.6 माइनस 16.83 लेस देन x लेस देन 25.5 माइनस 16.83। तो 24.6 से जब 16.83 माइनस होगा तो 24.60 16.83, 10 में से 3 गया 7, 15 में से 8 गया तो 7, और यहां पर आ जाएगा भाई 13 में से 6 गया तो 7, तो 7.77 लेस देन x लेस देन, वे 1 में से 1 तो 0 जाएगा ना। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? 25.50 माइनस 16.83, तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 में से 8 गया तो 6,
ये हो जाएगा 14 में से 6 गया तो 8 और ये हो जाएगा खत्म 0, 8.67। तो 7.77 से 8.67 के बीच होनी चाहिए इसकी एसिडिटी। ठीक है, तीसरी रीडिंग में उसकी एसिडिटी 7.77 से 8.67 के बीच में आनी चाहिए, तब जाकर जो उसकी एसिडिटी आएगी वो 8.2 से 8.5 के बीच में आएगी टोटल। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोल रहा था, तो यहां पर बोल रहा था कि भाई एसिडिटी है पूल की, उसको नॉर्मल तब बोला जाता है जब उसकी एसिडिटी 8.2 से 8.5 के बीच में आए और आपने 3 बार पूल को रीड किया है, पहले पूल की एसिडिटी को चेक किया है, एक बार 8.48 आई, एक बार 8.35 आई, तीसरी बार की आपको पता नहीं, तो तीसरी बार कितनी आनी चाहिए कि उसका जो एसिडिटी लेवल होगा वो इनके बीच में होगा। तो हमने बोला भाई एवरेज रीडिंग जो आएगी वो क्या होगी, तो तीनों का सम अपॉन 3। तो तीसरी को मैंने बोला लेट थर्ड रीडिंग भी x, तो थर्ड रीडिंग को अगर x ले लिया तो इन तीनों का सम अपॉन 3 को मैंने बोल दिया किसके किसके बीच में आनी चाहिए, 8.2 और 8.5 के। वहां से अपन ने सॉल्व किया और x की वैल्यू कितनी आई, तो 7.77 से 8.67 के बीच। क्लियर है बात? क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स, तो पहले शुरुआत के जो 4 एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स के, मोहन गॉट 94, क्या बात है यार 94 लाया, फिर 73, यार 94 के बाद सीधे फिजिकल एजुकेशन में लाया होगा 94, ठीक है, फिर 73, फिर 72 एंड 84 मार्क्स। यार 94 देखकर तो मैं खुश हो गया था कि यार ये तो ए ग्रेड के ऊपर लाएगा। अब देखते हैं कौन से ग्रेड का लड़का है ये। इफ फाइनल एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन 90, मतलब 80 से 90 के बीच में जो होता है, इज नीडेड टू ऑब्टेन अ फाइनल ग्रेड बी इन अ कोर्स। मोहन जैसा नहीं बनना है हमको, बी नहीं लाना है। बी लाने के लिए नहीं तड़प हो रही हमको भाई कि हम कितने मार्क्स लेकर आए कि बी ग्रेड में हमको मिल सके, हमको तो फुल मार्क्स लाने हैं। ए प्लस के ऊपर कोई ग्रेड होता हो तो वो दें हमको, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला गया कि बी ग्रेड चाहिए बेचारे मोहन को, तो किस रेंज के मार्क्स इसको लाने चाहिए लास्ट एग्जाम में, लास्ट एग्जाम बचा है उसको, और बोल दिया गया भाई कि 73, 72 एंड 84 और 94 मार्क्स लेकर आए हो आप, ठीक है। अगर 73 और 72 से याद आया एक ट्रिविया क्वेश्चन छोटा सा, ठीक है, कौन सी मूवी ऐसी है जिसमें कैरेक्टर के नाम ही 72 और 73 थे? तो अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और छोटे छोटे ट्रिविया क्वेश्चन अपन पूछते रहेंगे, सड़े सड़े एकदम फालतू से, ठीक है, बीच बीच में होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अब यहां पर आपको बोल रहा है 94, 73, 72, 84, 4 एग्जाम में इतने मार्क्स आ चुके हैं। पांचवा जो एग्जाम है उसमें इसके कितने मार्क्स आने चाहिए कि इसके जो एवरेज ग्रेड आए वो 80 से 90 के बीच में आ जाए और इसको बी ग्रेड मिल सके, ठीक है। तो आप बोलते हो एवरेज आपको पता है, तो एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। तो यहां पर एवरेज कितना हो जाएगा, ए बी लिख रहा हूं बस मैं एवरेज को, आप समझ जाना। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं, इससे पहले मैं बोलता हूं लेट नंबर ऑफ या लेट मोहन स्कोर्ड X marks in last exam. लास्ट एग्जाम में उसने X मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सबका सम, मतलब 94 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 84 प्लस X अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहां पर 5 एग्जाम है ना, तो 5, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 10 17 और 7 24 एंड 8 32, 323 प्लस x अपॉन 5, ये आ गया आपका एवरेज। और ये आपको चाहिए किससे किसके बीच में, 80 और 90 के बीच में एवरेज चाहिए, तब जाकर उसको बी ग्रेड मिलेगा। तो आप बोलते हो 80 से 90 के बीच में एवरेज होना चाहिए, तो 80 से 90 के बीच में आपका 323 प्लस x बाय 5 होना चाहिए। आप दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आ जाता है भाई 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 323 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 400 माइनस 323
लेस देन इक्वल टू x लेस देन 450 माइनस 323, 450 माइनस 323। तो उसको कितना मार्क्स स्कोर करने हैं भाई, कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? तो उसको स्कोर करने हैं 400। अब 400 में से 323 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 400 माइनस 323 यानी कि 77, और 450 में से जब 323 सब्ट्रैक्ट होगा तो यार ये तो कुछ ज्यादा ही मार्क्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 मार्क्स। ये तो बेचारा जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। तो भाई 90 तो उसके नहीं आ सकते, बट ही शुड स्कोर ग्रेटर देन 77, ठीक है? तो उसके रेंज ऑफ मार्क्स क्या बोलोगे? 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो यहां पर आप बोलोगे 77 से 100 होना चाहिए, बिकॉज 127 तो आप स्कोर नहीं कर सकते ना 100 में से, 100 मार्क्स का पेपर है। तो आपने बोला कि 77 से 100 मार्क्स अगर वो स्कोर कर लेगा तो उसका जो ग्रेड है वो 80 से 90 के बीच में आएगा। उसके बीच में वो ना हो सकता है 86 87 को क्रॉस कर ही ना पाए, क्योंकि भाई वो 127 तक तो पहुंच नहीं सकता ना, 100 से 27 मार्क्स ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए आपने आंसर क्या बोला कि 77 से 100 के बीच में अगर मोहन स्कोर कर लेगा तो बी ग्रेड उसका पक्का है, ये तो पता है, क्योंकि 80 से ज्यादा स्कोर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या दिया होता? तो आपको दिया था फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस में जहां 100 मार्क्स के हैं क्वेश्चन, तो भाई 4 में 94, 73, 72, 84 मार्क्स आए हैं, और बोल रहा है कि अगर फाइनल एवरेज 80 से और 90 से ग्रेटर होता, 80 और 90 के बीच में होता तो उसको बी ग्रेड मिल जाता है। तो मोहन को कितने मार्क्स लास्ट एग्जाम में स्कोर करने पड़ेंगे? तो हमने बोला लेट वो स्कोर करता है x मार्क्स लास्ट एग्जाम में, तो उसके एवरेज हो जाता है भाई 94 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 84 प्लस x अपॉन 5, मतलब 323 प्लस x अपॉन 5। आपने बोला एवरेज जो है वो 80 से 90 के बीच में आएगा, तो हमने यहां पर एवरेज डाल दिया बीच में, 5 को मल्टीप्लाई किया, 323 को माइनस किया, तो 77 से 127 के बीच में मार्क्स स्कोर करने ऐसा आया। बट 100 से ऊपर वो कर नहीं सकता, तो 77 से 100 के बीच में अगर वो मार्क्स स्कोर करेगा तो उसका ग्रेड जो है वो बी आ जाएगा, तो वो आपका आंसर है। क्लियर है? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो भाई ये अर्जुन के फेवरेट क्वेश्चन है, एसिड बेस वाले जो मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो उनको बन नहीं रहे थे, तो अब बनेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से बनेंगे, सबसे बनेंगे, ठीक? तो और ये बताना कि भाई अब हो सकता है आपने उतने टाइम में प्रैक्टिस करके अच्छे से क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो यहां पर क्या है? A manufacturer has 600 liter of 12% solution of acid. कितना है? 600 लीटर, 12% solution, ठीक है? The volume of 30% acid solution must be added to it. अब जो ऐड कर रहे हैं हम वो 30% एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है? और इसके पास पहले से था 12% एसिडिक सॉल्यूशन, so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. तो याद रखना यहां पर जो हमारा ये 15% और 18% होता है, ये टोटल वॉल्यूम का होता है। किसका होता है? टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम मतलब कि 600 लीटर जो कि पहले से था, और जो 30% एसिड लीटर, जो 30% एसिड है उसका जितना भी वॉल्यूम हम ऐड करेंगे, और वो हम कितना करते हैं आपको मालूम है? हम बोलते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ 30% एसिड बी x, ठीक है? तो हम बोलते हैं let the volume of 30% acid solution be x। आपने क्या बोला? 30% एसिडिक सॉल्यूशन जो है उसकी वॉल्यूम क्या हो? x हो, ठीक है? तो अब 30% एसिडिक सॉल्यूशन कितना ऐड करना चाहिए किसमें? 12% जो सॉल्यूशन है उसमें, ठीक है? कि आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा 15% से 18% होगा। तो आप बोलोगे कि जब x लीटर ऐड होता है तो न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाती है? तो आप बोलोगे न्यू वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्सचर, तो वो हो जाएगी x प्लस 600 लीटर, या 600 प्लस x बोल दो, बात तो वही है। 600 प्लस x लीटर, ये नई वॉल्यूम हो गई, 600 पहले से थी और उसके बाद x लीटर आपने ऐड कर दिया, ठीक है? x लीटर लिख दो। अब ये वॉल्यूम आ गई आपके पास, बट आपको ये पता है कि जो नया एसिडिक कंटेंट है वो कितना है, तो आप बोलोगे
न्यू एसिडिक कंटेंट, मतलब कि न्यू एसिडिक कंटेंट मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपके 30% एसिड ऐड कर दिया आपने 600 लीटर में, तो आपका एसिडिक कंटेंट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600, 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600, ये हो गया आपका नया एसिडिक कंटेंट। अब आप क्या बोलोगे यहां पर कि ये जो भी नया एसिडिक कंटेंट है वो कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमेशा लेस देन 18% एंड ग्रेटर देन 15%। ठीक है, तो आप बोलोगे सॉरी, न्यू एसिडिक कंटेंट must be less than 18%। अब 18% ऑफ क्या? 18% ऑफ लेस देन 18% ऑफ, 18% बोल तो रहा लेकिन 18% किस चीज का? तो 18% जो न्यू वॉल्यूम हो गई है आपकी। आपको पता है कि पहले आपके पास 600 लीटर था, उसमें आपने x लीटर मिला दिया, तो 18% ऑफ 600 प्लस x, इस वॉल्यूम का 18%। ठीक है, इससे कम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पहले 12% था 600 लीटर में, 30% ऐड किया आपने, तो भाई दोनों ऐड होकर 42% थोड़ी एसिडिक कंटेंट हो जाएगा। पहले तो 600 लीटर में सिर्फ 12% ही एसिड था, और आपने जितना भी ऐड किया है अब यहां पर वॉल्यूम, उसका 30% ऐड किया है, तो भाई वो ऐड होने के बाद कितना आना चाहिए? तो वो 15 से 18% के बीच में आना चाहिए। किसका 15 से 18%? तो जो न्यू वॉल्यूम है उसका। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे 18% ऑफ 600 प्लस एक्स लीटर एंड मस्ट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 प्लस एक्स लीटर। तो भाई 18% ऑफ 600 प्लस एक्स लीटर से कम होना चाहिए और 15% ऑफ 600 प्लस एक्स लीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि पहले पहली वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं हम। पहली वाली इनइक्वालिटी मतलब कि 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप बोलते हो 30% ऑफ एक्स प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस एक्स। ये जो नया एसिडिक कंटेंट आपका हो रहा है वो टोटल के 18% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक्स आपको लेकर आना है। अब हमने यहां पर दोनों को एक साथ लिखकर सॉल्व क्यों नहीं किया? मतलब कि लेस देन वाला भी लिख देते और यहां पर जो ग्रेटर देन वाला भी है वो वाला भी लिख देते, तो एक भाई वो इनइक्वालिटी बन जाती जिसमें हम सेम सेम ऑपरेशंस लगाते जाते हैं, आंसर निकाल लेते। बट यहां पर हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि यहां पर हर जगह पर एक्स मिलेगा, तो बीच वाले के पास एक्स बचाने का आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि सिर्फ यहां पर एक्स रहे और आजू बाजू कांस्टेंट नंबर आ जाए तो आपके पास रेंज आ जाए, वो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू एक्स प्लस 12/100 इंटू 600 लेस देन 18/100 इंटू 600 प्लस 18/100 इंटू एक्स। तो भाई 18/100 इंटू एक्स को यहां पर और 12/100 इंटू 600 को यहां पर भेज देता हूं मैं, तो ये हो जाता है, या एक काम करते हैं सब जगह से 100 कॉमन निकालकर कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, वैसे भी पता है आपको। तो ये हो जाएगा 30x प्लस 12 इंटू 600, या फिर आप बोलोगे 7200। ठीक है, लेस देन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भाई 10800 प्लस 18x। एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लेता हूं तो ये जाता है भाई 30x माइनस 18x लेस देन 10800 माइनस 7200। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12x
लेस देन 108007200 हो जाएगा 0063 हो जाएगा 3600। तो x लेस देन 300, तो जो x की वॉल्यूम आ रही है वो 300 लीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और कंडीशन बन रही थी वहां पर, कौन सी कंडीशन, कि मस्ट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 प्लस x। तो यहां पर आप लिखोगे 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 ग्रेटर देन 15% ऑफ 600 प्लस x। तो यहां पर भी 100 सब जगह से निकलकर कैंसल आउट हो जाएगा और आप बोलोगे 30x प्लस 7200 ग्रेटर देन 9000 प्लस x प्लस 15x। 15x को यहां पर भेजता हूं तो 30x माइनस 15x ग्रेटर देन 9000 माइनस 7200। तो आप बोलोगे 15x ग्रेटर देन 1800। तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 1800 अपॉन 15। तो ये हो जाएगा आपका 15 1 जा 15 2 जा 120। तो x ग्रेटर देन 120। तो x की क्या वैल्यूज आ रही है यहां पर, तो आप बोलोगे 120 लीटर से 300 लीटर, 300 था ना इससे पहले, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, तो 120 लीटर से 300 लीटर तक x की वैल्यूज आ रही हैं। क्लियर है बात। तो क्या क्या किया इसमें आपने, आप देखते हो, आपको बोला जाता है कि 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, यहां पर वॉल्यूम है 30% एसिडिक सॉल्यूशन की, मतलब कितना, इतना मतलब कितना लीटर 30% एसिडिक सॉल्यूशन आपको मिलाना पड़ेगा इसमें कि जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल वॉल्यूम आएगी वो 15% से 18% एसिडिक के बीच में होगी। तो x और y की वैल्यू बतानी है यहां पर कि 15% यानी बिटवीन x एंड y है। तो यहां पर x आ रहा है आपका 120 और y आ रहा है आपका 300। ठीक है, तो कैसे आता है, तो आप बोलते हो कि लेट हम मानते हैं कि x लीटर 30% सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो न्यू एसिडिक कंटेंट बन जाता है, न्यू वॉल्यूम बन जाती है, वो तो 600 प्लस x हो गया। 600 लीटर पहले से थी, x लीटर आपने ऐड कर दिया, न्यू वॉल्यूम क्या हो गई, 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 हो गया। क्लियर है बात। अब आपने बोला न्यू एसिडिक कंटेंट मस्ट बी लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। तो यहां पर आप बोलोगे 18% ऑफ 600 प्लस x से कम होना चाहिए नया वाला, और 15% ऑफ 600 प्लस x से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई पहले लेस देन वाला करते हैं, तो 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600 लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। तो यहां पर अपन ने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 100 कॉमन लेकर कैंसिल आउट किया, x वालों को एक साथ किया, तो x लेस देन 300 आया। नॉर्मली अब अपन ने ग्रेटर देन वाला लगाया, क्योंकि भाई 15% ऑफ न्यू वॉल्यूम ना, 600 प्लस x क्या होता है, न्यू वॉल्यूम, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं यहां पर। और यहां पर अब नया वाला एसिडिक कंटेंट है आपका। ठीक है, तो यहां पर वो ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, तो यहां पर तो आपको पता ही है कि 30x प्लस 7200 आएगा, और वहां पर आ रहा है 9000 प्लस 15x। फाइनल आंसर आया x ग्रेटर देन 120। तो x की वैल्यू 120 से 300 लीटर्स के बीच में आ रही है। क्लियर है। अब बोल रहा है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल्स टू MA बाय CA इनटू 100, where MA is the mental age and CA is the chronological age। ठीक है, तो IQ जो है वो कैसा है भाई, यहां पर बोल रहा है MA बाय CA इंटू 100 के इक्वल। और आपको पता है ये ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं भाई, मेंटल एज मतलब कि कई बच्चे जो होते हैं वो दिमाग से ज्यादा, अपने मतलब उम्र से ज्यादा तेज हो जाते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं वो कोई मिल गया के ऋतिक जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी एज बढ़ जाती है लेकिन मेंटल एज कम रहती है। तो जो एज बढ़ रही है और घट रही है वो क्रोनोलॉजिकल एज है, जो नॉर्मली आप एज बताते हो, और जो मेंटल एज है आपकी वो आपके दिमाग की एज बताती है कि आप सोच समझ कितने साल की रखते हो। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि IQ है MA अपॉन CA इंटू 100, MA इज द मेंटल एज, CA इज द क्रोनोलॉजिकल एज। IQ अगर 80 से 140 के बीच में है 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन की, मतलब कि ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, तो फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। मतलब आपको CA दिया हुआ है 12
IQ दिया हुआ है 80 से 140 के बीच, तो आप बोलोगे 80 से 140 के बीच मतलब कि IQ कितना है आपका MA अपॉन CA यानी कि 12 इंटू 100 जो है वो 80 से 140 के बीच है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर हर जगह 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100 लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर सिर्फ MA बचेगा क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो 100 और 12 कैंसिल, लेस देन इक्वल्स टू 140 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आएगा भाई, 2 1 जा 2 मतलब 0 0 हो गया, तो 5 से कैंसिल कर दो, 2 6 जा 6 8 जा 48 बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू MA, और ये कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 5 जा और ये 7 जा, तो 84 बाय 5। तो दो एजेस आ रही हैं भाई 48 बाय 5 से 84 बाय 5 तक। पॉइंट्स में अगर आप इसको निकालोगे तो 5 9 जा 45.6 और ये आएगी 5 1 जा 5 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 4 16.8। तो 9.6 से 16.8 ईयर्स के बीच में आ रही है उसकी मेंटल एज की रेंज। जो IQ है वो 80 से 140 के बीच में है, मतलब जिसका IQ 140 हो रहा है वो 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 16.8 ईयर्स की है, यानी वो 12th 11th के एग्जाम्स दे सकता है। ठीक है, और जो भाई 12 साल का बच्चा है और उसका IQ 80 है, मतलब उसकी मेंटल एज 9.6 है। ठीक है, मतलब 3rd 4th का एग्जाम देगा वो। तो यहां पर ये होती है आपकी मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और IQ। तो यहां पर आपको बोला था IQ जो है भाई उसका फॉर्मूला गिवन है, मेंटल एज आपको कैलकुलेट करनी थी एक 12 ईयर के बच्चे की, जब IQ उनका रेंज कर रहा है 80 से 140 के बीच में, तो उसकी मेंटल एज रेंज कर रही है उन सारे बच्चों की 9.6 से 16.8 तक। ठीक है, सबसे तेज वाला बच्चा 16.8 है, सबसे कम तेज वाला बच्चा 9.6 है। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब सेम क्वेश्चन है भाई, ये भी कौन सा वाला, एसिड बेस वाला। तो ये क्वेश्चन तो बनते होंगे अब आपसे, अब तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। हम देखते हैं अब क्या बोल रहा है, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, 8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट करना है, उसमें 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिला के। ठीक है, अब 2% वाला सॉल्यूशन मिलाओगे तो ऑब्वियसली 8 से कम हो जाएगी वैल्यू। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। तो उसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो 4% एसिडिक से ज्यादा और 6% एसिडिक से कम होना चाहिए। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द 2% सॉल्यूशंस विल हैव टू बी एडेड। तो आप बोलते हो लेट, यहां पर भाई वहां पर टोटल 600 तो यहां पर टोटल 640 है। ठीक है, हम ऐड तो x लीटर ही करेंगे, तो आप बोलोगे लेट x liters of 2% solution be added। x liters of 2% solutions be added। ठीक है, तो आप बोलोगे x लीटर ऐड कर रहे हो 2% सॉल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम नई वाली कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे न्यू वॉल्यूम हो जाएगी आपकी 640 प्लस 2 लीटर्स। बात ही खत्म। 2 काय को 640 प्लस 6 लीटर, बात तो सच में खत्म हो जाती है यहां पर। x क्योंकि आपने नया लीटर ऐड किया, नया वॉल्यूम ऐड किया, और 640 पहले से था। ठीक है, अब न्यू एसिडिक कंटेंट कितना हो जाएगा, तो आपके पास पहले 8% था 640 वाला, तो आप बोलोगे 8% ऑफ 640 प्लस अब आपके पास है 2% ऑफ x लीटर। ठीक है, तो 2% ऑफ x, और इसको कहां से कहां तक होना चाहिए, तो भाई आप जानते हो कि अब ये जो रेंज वाली वैल्यूज देती है ना 4% से 6%, ये न्यू वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। न्यू वॉल्यूम मतलब 4% ऑफ 640 प्लस x एंड 6% ऑफ 640 प्लस x, तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे,
दिस शुड बी लेस देन 4% ऑफ 640 प्लस, सॉरी ग्रेटर देन होगा यहां पर, तो लेस देन में 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, मतलब टोटल वॉल्यूम जितनी भी है उसके 6% एसिडिक सॉल्यूशन से कम होना चाहिए इसको, ठीक है, एंड मोर देन 4% ऑफ 640 प्लस एक्स। तो यहां पर अब आप लिखते हो आपका भाई लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे पहला लेस देन वाला है, तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स, 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। इसका ना टेम्पलेट सेट कर लो यार एक बढ़िया तरीके से, मतलब कि आपको पता है ये क्वेश्चन हमेशा सेम फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक। आपको बस ये देखना है कि भाई टोटल सॉल्यूशन, टोटल कितना दिया हुआ है, 8% ऑफ कितना, टोटल कहां दिया हुआ था, 640 लीटर्स, ठीक है। तो जो न्यू एसिडिक कंटेंट है ना, जिसको आप कैलकुलेट करोगे कि ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, तो यहां पर वो न्यू हमेशा क्या होता है भाई, शुरुआत वाला जो परसेंटेज रहता है इनटू टोटल प्लस जो भी आपको बोला जाता है, जैसे 2% ऑफ जो आप जितना वॉल्यूम ऐड करते हो एक्स, ये आपका नया एसिडिक कंटेंट होता है। इसकी जो रेंज होती है उसको पता लगाने के लिए आपके यहां पर दो वैल्यूज दिए रहते हैं, यहां पर 4% और 6% दिया हुआ है, अलग अलग दो वैल्यूज दिए होंगे कि इससे ज्यादा और इससे कम होना चाहिए। तो ये ज्यादा और कम जो होते हैं ना, ये न्यू वॉल्यूम पर होते हैं। न्यू वॉल्यूम मतलब कि पहले आपको जितना भी दिया हो, जैसे यहां पर 640 दिया है, उसमें आपको हमेशा कितना ऐड करना है, एक्स। तो यहां पर 4% ऑफ 640 प्लस एक्स से ज्यादा एंड 6% ऑफ 640 प्लस एक्स से कम क्या होगा, ये वो किसको होना चाहिए इतना, तो आप बोलोगे 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स को। तो सिर्फ परसेंटेज चेंज होंगे, सब में टेम्पलेट एकदम सेम होगा। तो दिमाग में इसको बिठा लो और ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, यहां लिख लिया, हाँ ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले तो भाई 100 निकालकर कैंसिल कर देते हो ना, तो यहां पर आ जाता है 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स लेस देन 6 इंटू 640 प्लस 6 इंटू एक्स। तो 6x को यहां भेजो, 8 इंटू 640 को वहां भेजते हैं, तो 2x माइनस 6x लेस देन 6 इंटू 640 माइनस 8 इंटू 640, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x लेस देन, यहां पर भी अपन बोल सकते हैं 640 कॉमन निकालो तो -2, 6 माइनस 8 तो -2 हो जाएगा ना। तो यहां पर आप बोलोगे -4x लेस देन -2 इंटू 640, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो भाई, -1 से मल्टीप्लाई करते हो सबसे पहले। तो -1 से मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको, क्योंकि -1 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इनइक्वालिटी का चेंज साइन तो चेंज हो जाएगा, और दूसरी बात है कि यहां पर प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक। तो आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 2 इंटू 640, 2 1 जा 2 2 जा, 2x इज ग्रेटर देन 640, तो x इज ग्रेटर देन 320। तो ये वैल्यू आई आपकी, ये एक वैल्यू है भाई, ठीक है। अभी दूसरी वैल्यू आनी बाकी। तो अब दूसरा वाला केस क्या होगा, तो यहां पर भाई आपको पता है कि दिस शुड बी मोर देन 4% ना, मोर देन 4%। तो 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स जो है, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स should be more than 4% of 640 plus x, 4% of 640 plus x। तो सबसे पहले तो परसेंट जो भी है ना वो हटा दो, नीचे के 100 निकलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 8 इंटू 640 प्लस 2x ग्रेटर देन 4 इंटू 640 प्लस 4x। एक्स वालों को एक साइड कर लो और क्या, एक्स वालों को एक साइड कर लो और बाकी कांस्टेंट वालों को एक साइड कर लो। तो मैं बोलता हूं 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 4 इंटू 640
माइनस 8 इंटू कितना 640। ठीक है, तो यहां पर 2x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस का 2x ग्रेटर देन, यहां पर हो जाएगा 640 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 4 माइनस 8, तो माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 4 इंटू 640। 4 माइनस 8 कितना होता है -4। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड तो ये आ जाएगा भाई 2x लेस देन 4 इंटू 640। क्यों भाई? क्योंकि भाई आपको पता है कि माइनस जब भी आता है मल्टीप्लाई हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो x लेस देन 2 इंटू 640, तो ये हो गया 1280। तो x जो है आपका, जो आप ऐड कर रहे हो बोरिक एसिड का 2% सॉल्यूशन, वो जो है वो 320 से ज्यादा होना चाहिए एंड 1280 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हो यहां पर कि भाई यहां पर जो लिखा हुआ था कि x हम लीटर ऐड कर रहे हैं तो वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 320 से 1280 के बीच। तो इसका आंसर आएगा 320 से ज्यादा एंड 1280 से कम। ये है इसका आंसर। आई होप आप सभी लोगों का ये आंसर सही आया होगा और 4 मार्क्स आपने एकदम पके पकाए जेब में डाल लिए होंगे। ठीक है, तो क्या क्या करना था इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में करना था, आपको बोला गया था कि सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। तो 8% का सॉल्यूशन था, कितना था वो? तो वो था 640 लीटर। ठीक है, तो हमने बोला x लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन इसमें ऐड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम नई वाली हो जाएगी वो 640 प्लस x हो जाएगी। आपको टेम्पलेट पता है इसका। ठीक, तो नया वॉल्यूम 640 प्लस x आ गया है। अब हम बोलते हैं कि नया एसिडिक कंटेंट कितना हो जाएगा। तो पहले क्या था, 8% था। किसका था 8%? 640 का। उसमें आपने ऐड किया 2% ऑफ x लीटर, क्योंकि x आपने नई वॉल्यूम ऐड करी है। तो आपका जो अब बनना चाहिए वो नई वॉल्यूम के 6% से 4% के बीच में होना चाहिए। तो आपने पहले भाई लेस देन वाला निकाला कि नया एसिडिक कंटेंट जो है वो लेस देन 6% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो वहां से x की वैल्यू आई 320 से बड़ा, ग्रेटर देन 320, और उसके बाद आपने निकाला नया एसिडिक कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। तो वहां पर आया x शुड बी लेस देन 1280। तो आपके पास टोटल आंसर, पूरा आंसर आ गया। तो आप बोलते हो कि हाँ भाई हो गया क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The find the linear inequalities for which the shaded region in the given figure is the solution। तो हमें लीनियर इनइक्वालिटी निकालना है जिसके लिए ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर शेडेड रीजन जो है, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से हमारे पास कौन कौन सी लाइन है। तो एक है x इक्वल्स टू 5, एक है y इक्वल्स टू 5, ठीक है, एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इन 4 लाइन्स, ये 4 लाइन्स आपको दिख रही हैं क्रिस्टल क्लियर। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। इन 4 लाइन के बीच में वो एरिया आ रहा है। ठीक है, इन चारों लाइन के बीच में वो एरिया आ रहा है। अब हम देखते हैं ओरिजिन यहां पर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर। वैसे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला अगर आप इसमें यूज करोगे तो उससे आंसर आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड का एरिया शेडेड है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, इसके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया शेडेड है। x लेस देन इक्वल टू 5, इसके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया शेडेड है। y लेस देन इक्वल टू 5, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड का एरिया शेडेड है। तो यहां पर इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, बट हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम ऐसे देखते हैं। हम यहां पर चेक कैसे करते हैं? तो यहां पर आप कैसे चेक करोगे? ओरिजिन पुट करके। मतलब आप सबसे पहले चेक करते हो x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब वहां पर आप देखते हो भाई ओरिजिन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ओरिजिन पुट करूंगा x की जगह 0 और y की जगह 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो यहां पर मैं बोलता हूं मेरे को नहीं पता कि इसके बीच में कौन सा साइन लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर ब्लैंक लगा देता हूं। अब मैं बोलता हूं x 0 प्लस 0, तो भाई 0 जो है वो 8 से कैसा है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? तो 0 जो है वो 8 से लेस देन है, तो यहां पर लेस देन का साइन लगना चाहिए। ठीक है, अब एक बात देखो, क्योंकि ओरिजिन आ रहा है ना वहां पर, जो शेड हो रहा है वो ओरिजिन आ रहा है वहां पर, तो आप बोलोगे क्योंकि यहां पर इसका जो एरिया शेडेड है वो वाला एरिया शेडेड है जिसमें
ओरिजिन को कंटेन किया जा रहा है। तो ओरिजिन को यहां पर लाना है अपन को, इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाना है आपको। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू जब तब होगी जब यहां पर लेस देन का साइन हो, बट यहां पर सॉलिड लाइन है, ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा। अगर डॉटेड लाइन होती, ठीक है, तो लेस देन का साइन होता बस, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होकर स्लैग्ड इनइक्वालिटी होती है, और यहां पर ये सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन है, इसलिए वहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। तो यहां पर आप बोलोगे यहां पर कौन सी इनइक्वालिटी है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8, क्योंकि इसका जो पोर्शन शेडेड था, आपको समझ में आ रहा है ना यहां पर कि इसका कौन से साइड का पोर्शन शेडेड है, तो इस साइड का, और वहां पर ओरिजिन कंटेन हो रहा है, यानी कि इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है, इसमें ओरिजिन को लेकर आना है। तो यहां पर कौन सा साइन होना चाहिए, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए, तब इसकी इन इक्वेशन में ओरिजिन आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसकी इन इक्वेशन हो गई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पर आता हूं मैं बोलता हूं भाई मुझे नहीं पता, मैं यहां पर ब्लैंक लगाता हूं, इनइक्वालिटी कैसी बननी चाहिए इसकी। तो यहां पर आप बोलते हैं ओरिजिन पुट करते हैं, तो 0 प्लस 0। अब आप देखोगे ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन है, यहां पर वो वाला पोर्शन शेडेड है जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, जिस साइड ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के ऑपोजिट वाला साइड। तो मतलब कि इस स्टेटमेंट को यहां पर फॉल्स बनाना है, ओरिजिन को लेकर नहीं आना है इसमें। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई 0 प्लस 0, यहां पर बीच में कौन सा साइन लगाऊं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो आप बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो आप बोलोगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिकॉज इसका वो पोर्शन शेडेड है जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, ओरिजिन का ऑपोजिट पोर्शन। तो यहां पर जब मैं ओरिजिन पुट करूं x और y की जगह, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। तो यहां पर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके बाद y इक्वल टू 5 पर आते हो आप, तो y इक्वल टू 5। अब हमें नहीं पता y और 5 के बीच में कौन सा इनइक्वालिटी का साइन लगाऊं मैं। यहां पर इसका वो वाला पोर्शन शेडेड है जिस साइड ओरिजिन आ रहा है, तो 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, तब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। अब एकदम सेम वे में आप बोलोगे x इक्वल टू 5 है, इसका कौन सा पोर्शन शेडेड है, तो इसका भी पोर्शन वो शेडेड है जिसमें ओरिजिन आ रहा है। तो यहां पर भी x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, बिकॉज वहां पर जब ओरिजिन पुट करोगे आप, x की जगह 0 पुट करोगे, तो लेस देन इक्वल टू 5 में उसको क्या करेगा, ट्रू बताएगा, उस स्टेटमेंट को ट्रू। तो हमें यह देखना होता है कि ओरिजिन रखने पर स्टेटमेंट ट्रू आना है कि फॉल्स आना है, ठीक है। तो यहां पर भाई ये क्वेश्चन है। इसके बाद तो ये सारी इनइक्वालिटी, अगर इसको देखकर भी आंसर आप दे सकते हो। इसका ओरिजिन कंटेन करने वाला एरिया चाहिए है, लेफ्ट हैंड साइड वाला शेड हुआ है भाई, ओरिजिन कंटेन करने वाला लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। इसका ओरिजिन कंटेन कहां पर आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। यहां पर ओरिजिन वाला नहीं है एरिया, तो ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। और इस वाली लाइन के लिए क्या है, इस वाली लाइन के लिए नहीं निकाला अपन ने, कौन सी लाइन थी ये, अच्छा ठीक है, इसी के लिए तो निकाला था y। अच्छा ये तो y एक्सिस है ना, ठीक है, इसके लिए निकालने की जरूरत, एक और निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, y एक्सिस के लिए भी निकाल लो। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आएगा, क्योंकि y एक्सिस भी, और x एक्सिस के लिए x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी इसमें आएंगे, क्योंकि ये y एक्सिस है आपका और ये x एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ये सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। तो देख के आप इसका आंसर दे सकते हो बहुत आसानी से। तो क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। और याद रखना ये जो था ना, ये और वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन इससे पहले वाला और एक ही क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन दिया गया था, दोनों में से एक कर लो, लेकिन हम दोनों का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, सबको आपको प्लॉट करना है एक ही ग्राफ पेपर पर। तो आप बोलते हो यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के मैं सबसे पहले पॉइंट्स निकालता हूं, x 0 होगा तो y 5, y 0 होगा तो x 5, तो 2 पॉइंट्स आएंगे इसके, x और y के 0 5 5 0, ठीक है।
इसके बाद दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब आपको पता है कि जब लाइन बनानी होती तो लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं इक्वल टू का साइन लेना पड़ता है। तो यहां पर बोलोगे जब x 0 होगा तो y 4 आएगा, जब y 0 होगा तो x 1 आएगा। तो इसके पॉइंट्स बनाता हूं मैं, तो ये आ जाते हैं x y, x 0 तो y 4, y 0 तो x 1। अब लाइन है आपकी x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। तो x 0 होगा तो y 1 आएगा, y 0 होगा तो x 5 आएगा। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? इसके पॉइंट्स होंगे आपके पास x और y बनाओ, यहां पर x 0 है तो y 1 है, y 0 है तो x 5 है। तो अब सारे पॉइंट्स आ गए आपके पास। ये दोनों तो आपकी लाइन x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 3 है। x इक्वल्स टू 4 x एक्सिस में 4 से y के पैरेलल जाएगी, x के परपेंडिकुलर, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 y एक्सिस पर 3 से x के पैरेलल y के परपेंडिकुलर। ये सारी लाइंस ड्रॉ करते आती हैं अपन से, और नहीं आती हैं तो आनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ लीजिए आप जाकर, सारी लाइंस आपको बनाते बन जाएंगी। यहां पर हम अपने x एंड y एक्सिस बनाते हैं। अब यहां पर पॉइंट कौन कौन से चाहिए? 0 5 1 4 1 5, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक चाहिए। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब x 0 है तो y 5 है। पहली लाइन बना रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x 0 y 5, x 5 तो y 0। तो ये इक्वेशन कहां से जाएगी, लाइन कहां से जाएगी? तो x और y पे 5 5 से, ठीक है। तो ये लाइन है आपकी कौन सी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 बनाता हूं, तो x 0 है तो y 4 है, x 0 y 4, पॉइंट्स बना लेते हैं अपन। तो x 0 है तो y 4 है, ये रहा, और y 0 है तो x 1 है, तो ये रहा। ये ऐसी लाइन जा रही है, ठीक है। उसके बाद x प्लस 5y इक्वल्स टू 5, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 में जब x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है, ये रहा पॉइंट, और x 5 है तो y 0 है, x 5 है तो y 0, तो ये रहा पॉइंट। तो ये लाइन है वो, ठीक है। सारी लाइन लिख देता हूं। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है ये, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और दूसरी लाइन क्या है? x प्लस 5y इक्वल्स टू 5, x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। इसके बाद एक x इक्वल्स टू 4 बनाना है, तो x पर 4 से जाती हुई लाइन, ठीक है, और एक y इक्वल्स टू 3 बनाना है, तो y पर 3 से जाती हुई लाइन। अब देखते हैं कि कौन सा एरिया ये लोग शेड करेंगे, ठीक। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ये रही, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कि वो रीजन जहां पर ओरिजिन आ रहा होगा। तो ओरिजिन यहां पर कहां पर आ रहा है? तो आप बोलोगे ओरिजिन आ रहा है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन पर। भाई वो रीजन जहां पर ओरिजिन आ रहा होगा, क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें जब लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो ओरिजिन रखोगे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5 मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो इसका ये वाला पोर्शन शेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो 4x प्लस वाई ये रही, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब कि इसमें ओरिजिन नहीं आना चाहिए, ओरिजिन वाले एरिया को नहीं करना है, तो ये इधर जाएगा भाई। ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इसके बाद है
x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x प्लस 5y ये रहा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब कि इसके भी वो वाला पोर्शन जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा। तो जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब एक और रीजन कौन सा, x लेस देन इक्वल टू 4, तो x लेस देन इक्वल टू 4 वो वाला पोर्शन जिसमें वो ओरिजिन आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 4 ना, तो ओरिजिन आ रहा है, तो इसका ये वाला पोर्शन भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, अभी बताऊंगा कि कैसे आपको पता करना है पूरा रीजन, वैसे पता तो चल गया होगा। y इक्वल टू 3, तो y कैसा है यहां पर, लेस देन इक्वल टू 3, तो y का भी वो वाला पोर्शन जिसमें ओरिजिन आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन। तो भाई यहां पर आपको वो वाला रीजन एक्चुअल में देखना है, वो वाला रीजन जहां पर तीनों ही लाइंस जो है, चारों पांचों कलर कौन कौन से, ब्लू रेड ब्लैक ग्रीन येलो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू रेड ब्लैक ग्रीन येलो कॉमन आ रहे हैं, तो कहां पर आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं आपके इस पोर्शन पे। इस वाले पोर्शन पे, मतलब किस पोर्शन पे, एक सेकंड में बता रहा मैं, ये जो पोर्शन है आपका, यहां पर सारे ही वो इक्वल आ रहे हैं, मतलब सारे ही कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन मैंने शेड किया है, ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर सारे ही कलर आ रहे हैं। देख लो, x प्लस 5y कैसा था, लेस देन इक्वल टू 5, तो x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस 5y कहां है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ठीक है, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, मतलब कि इसके ऊपर वाला पोर्शन, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5 मतलब कि इसके नीचे वाला पोर्शन जिसमें ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, और 4x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 था, तो इसका वो पोर्शन जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये अपना है y इक्वल्स टू 3, ये है x इक्वल्स टू 4, तो दोनों लेस देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4 थे। लेस देन इक्वल टू 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन जिसमें कि ओरिजिन आ रहा है, और y लेस देन इक्वल टू 3 मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब जिसमें ओरिजिन आ रहा है। तो ये सारे का कॉमन पोर्शन ये वाला है जो हमें शेड करना था। ठीक है, बाकी सब आप क्या कर सकते हो, इरेज। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ये है आपका शेडेड एरिया। तो कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, बस आपको लाइंस की इक्वेशन से लाइंस बनानी होती हैं, देन आपको ये देखना होता है कि ओरिजिन किस में आ रहा है। ओरिजिन भाई हमको ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, तो उसमें ओरिजिन को कंटेन नहीं करना है, मतलब अगर उसके राइट हैंड साइड पर जा रहा है वो, मतलब मान लो यहां पर अगर ऐसा बना होता, ऐसी लाइन होती, तब इसके ग्रेटर देन इक्वल टू होने पर ओरिजिन आता उसमें। ठीक है, हम ये देखते हैं भाई कि ओरिजिन वहां पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम वो वाला पोर्शन वहां पर मार्क करते हैं जिसमें ओरिजिन आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जहां जहां पर जैसे x प्लस 5 बाय इक्वल टू 5, वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था, तो वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब कि मैं यहां पर ये लिखूंगा, अगर मैं इसमें ओरिजिन डालूंगा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वो तो इसको फॉल्स कर देगा। फॉल्स कर देगा मतलब कि इसका वो वाला एरिया शेडेड होगा जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका ऊपर वाला एरिया हमने शेड किया, ओरिजिन वाले को छोड़ दिया, ऑपोजिट वाला एरिया शेड किया। ऐसी बाकी सारी लाइंस के साथ किया, और ये जानते हैं हम लोग, करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा। तो क्लियर करते हैं इसको भी क्लियर करते हैं। इजी क्वेश्चन था और ये 4 मार्क्स आपको दे के जाता है। ठीक है, तो अब इसको देख के आपको समझ में आ चुका है कि ये इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आप सभी के फुल मार्क्स आए होंगे, और अगर फुल मार्क्स नहीं आए हैं तो अगर जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो इस वीडियो सॉल्यूशन को देखने के बाद खत्म हो गया होगा। तो ऐसे ही और भी टेस्ट पेपर्स आएंगे आपके लिए,
तो उनको आप सॉल्व करते रहिए टाइम टाइम पर और फिर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहां पर भाई ये इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं और यहां पर देखकर आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस बात से बेनिफिट हो सकता है, जिनको हिंदी मीडियम की क्लासेस चाहिए होती हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाकर आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। वहां पर सारी क्लासेस और सब्जेक्ट्स एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अच्छे लग रहे हैं सारे वीडियोज या टेस्ट पेपर तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई इतना तो करना बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।